सड़क हादसे में लापता लोगों का नहीं मिला सुराग। मचेल नाले में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। किश्तवाड़ में गढ़पाडर इलाके में पेश आया था हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू को कल मिलने जा रही यहां रेलवे डिवीजन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से रखने जा रही आधारशिला। रेलवे स्टेशन परिसर में कल आयोजित किया जा रहा भव्य कार्यक्रम की तैयारियों पर पुलिस महकमे की पैनी नजर। और रंजीत सागर झील में मछलियों पर पड़ रहा डाका। पंजाब के मछुआरों के हौसले होते जा रहे बुलंद। जम्मू कश्मीर की हद में घुसकर पकड़ रहे मछलियां। मछली पालन विभाग के पास नहीं पॉलिट्रिंग यहां बोट। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले। लगातार आप देखिए किश्तवाड़ में सड़क हादसे में लापता हुए दोनों लोगों का किस तरह से यहां पर रेस्क्यू चलाया गया है, अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनकी पहचान राजकुमार, मुकेश कुमार, हकीकत सिंह और सतीश सिंह के रूप में यहां पर की गई है। बताते चलें कि ये चारों जिले के गढ़पाडर इलाके के रहने वाले थे और ये हादसा तब पेश आया था जब ये चारों एक लोड कैरियर में सवार थे और गाड़ी गढ़ इलाके में अचानक सड़क से फिसलकर नीचे मचेल नाले में जा गिरी थी। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाकर हादसे में लापता दोनों युवकों की तलाश जारी कर दी गई है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। किश्तवाड़ के अंदर आप देखिए गढ़पाडर इलाका है जहां पर ये हादसा पेश आया। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में लापता लोगों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। मचेल नाले में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते चले, जहां पर आप देखिए दर्दनाक मौत 4 लोगों की, जिनकी पहचान यहां पर राजकुमार, मुकेश कुमार, हकीकत सिंह, सतीश कुमार के रूप में की गई है और जिले के गढ़पाडर इलाके के ये बताए जा रहे हैं रहने वाले। लेकिन तब ये हादसा पेश आया है जब ये चारों एक लोड कैरियर में सवार होकर गाड़ी इलाके के अंदर आप देखिए जा रही थी। गढ़ इलाके में अचानक सड़क से फिसल गई और नीचे गिर गई और अब आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, किस तरह से ये हादसा पेश आया? आशा, देखिए ये जो गाड़ी है ये जो किश्तवाड़ में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, पनबिजली प्रोजेक्ट, वहां पर अटैच थी और ये जो युवक इसमें सवार थे ये वहां पर काम करते थे। क्योंकि आज संडे थी, इस वजह से ये गढ़पाडर अपने घर जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा पेश आया। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये गाड़ी देर रात को गिरी है कि आज सुबह गिरी है, क्योंकि हादसे का पता तब चला है जब मकामी जो लोग थे उन्होंने गाड़ी को दरिया के किनारे पड़ा हुआ देखा। जताई जा रही है कि ये युवक कहीं देर रात को कल पाडर के लिए जा रहे थे और उस दौरान ही ये हादसा पेश आया है। लेकिन ये चीजें क्लियर हुई हैं कि 6 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है और 2 लोग, जिसमें एक ड्राइवर साहिल और उसका एक साथी जो है वो लापता है। ये भी बताई जा रही है कि जो गाड़ी जिस तरह से मचेल नाला, जो बोट नाला भी जाना जाता है, उस वहां तक पहुंच गई है, तो हो सकता है कि वो इसमें बह गए हैं और ये भी हो सकता है कि वो कहीं सुरक्षित हों। लेकिन अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन और उनका तलाशी अभियान जारी है। खुद जो मकामी एमएलए हैं, जो कि प्रतिपक्ष के नेता सुनील शर्मा, डीसी किश्तवाड़ और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन 4 डेड बॉडी जो है उनको रिकवर कर लिया गया। जी आशा। लेकिन जिस तरह से ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, जो स्पॉट पे पुलिस है और जो दूसरी एजेंसीज है वो पहुंच गई हैं। जो अलोंग द नाला, नीचे तक जहां तक नाला जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई लोग बह तो नहीं गए हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं कि हादसा कब हुआ है। अगर देर रात को हुआ है, अगर कोई नाले में गिरा भी होगा तो वो काफी दूर चला गया होगा, ऐसी आशंकाएं वहां पर जताई जा रही हैं। और जो पुलिस है उनका कहना है कि अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन पूरा जो नाला है और जो पूरा उसके किनारों पर उसका नजर रखी जा रही है कि कोई कहीं साइड पे तो नहीं लग गया है। तो अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ।
लेकिन 2 लोग जो हैं अभी भी लापता चल रहे हैं। जी अजय, आशा। जिस तरह से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए थे, क्या लगता है कि हाईवे पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिला किश्तवाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाका है, काफी तरीके से डीप यहाँ पर आप देखिए खाइयां भी हैं और उसके बावजूद बैरिगेटिंग्स लगाने की बात हुई थी। क्या वाकई में ग्राउंड पर ये काम हो पाया है? जी बिल्कुल, देखिए ये डिफरेंट तरह के रास्ते यहाँ पर है। नेशनल हाईवे है, 3 लेन है, और ये जो पीएमजीएसवाई की जो लिंक रोड्स हैं, ये हादसा लिंक रोड पर हुआ है, जो मचेल माता के दरबार के लिए नई सड़क बन रही है उस पैच में, पहले पैच में हुआ है, जिसमें उस तरह की कोई प्रोटेक्शन साइड पर नहीं है। लेकिन इसमें यह भी फैक्टर होता है कि आपका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो किस स्थिति में है। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि चालक जो होते हैं रात को नशा करके होते हैं, जिस वजह से वो गाड़ी पर नियंत्रण खो जाते हैं और अपने साथ दूसरों की जानों को भी खतरे में डालते हैं। इस मामले में क्या हुआ है वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 4 के 4 जो लोग बरामद किए गए वो डेड हैं और जो 2 लोग हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन नेशनल हाईवे पे हमने जरूर देखा है कि प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन जो ड्राइवर, जैसे मैंने कहा कि गाड़ियों की स्थिति और ड्राइवर की स्थिति क्या होती है, वो भी एक उसमें अहम रोल होता है। तो कड़ाई कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस हो, एमवीडी हो, उनकी तरफ चलानी चल रही है। लेकिन जैसे हम पहले से कहते रहे हैं कि सोसाइटी को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, ताकि नशा जो करके गाड़ी चलाता है उस गाड़ी को ना, उसमें सवार ना हो, उसको अवॉइड करें। तो कई फैक्टर्स हैं इसमें आते हैं, जिस वजह से जो सड़क हादसों में कीमती जानें यहाँ पर ठीक जा है रही अजय, हैं। लेकिन हर पहलू से जांच करने की जरूरत है पुलिस को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो किश्तवाड़ में आप देखिए किस तरह से गढ़ीपाडर इलाके के अंदर ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। किन कारणों की वजह से हादसा पेश आया ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर जांच करने की जरूरत है कि आखिर कारण क्या कुछ रहा है। क्या नशे की हालत में ये बड़ा हादसा पेश आया या फिर रोड की वजह से ये हादसा पेश आया, इस पर गहनता से जांच करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू को आखिरकार यहां रेलवे डिवीजन का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल मोड में जम्मू रेलवे डिवीजन की आधारशिला रखने जा रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं और पुलिस के अधिकारी जो हैं वो खुद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहकर तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू को नए साल में ये तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे कारोबारियों के अलावा आम लोगों में भी बेहद खुशी देखी जा रही है। रेलवे डिवीजन बनने से जम्मू की अर्थव्यवस्था में बेहद सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जम्मू को रेलवे डिवीजन मिलने वाला है, ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से व्यापारियों और कारीगरों की तरफ से भी एक बड़ी बात जरूर कही गई थी कि जम्मू में रेलवे स्टेशन जो था वो अगर कटरा के अंदर शिफ्ट हुआ है तो जाहिर तौर पर कारोबार ठप हुआ है, लेकिन जब रेलवे डिवीजन यहां पर बनती है तो कहीं ना कहीं वो भरपाई होती नजर जरूर आएगी। चाहे वो होटल व्यापारी हैं या फिर दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फायदा होता जरूर नजर आएगा। लेकिन ये डिवीजन अब कितनी अहम रहेगी ये बड़ा सवाल है। विकास के पास चलेंगे। विकास, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जम्मू को अब रेलवे डिवीजन मिलने वाली है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जैसे कि पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा था, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था पूरे भारत का, सभी लोग जो है इंतजार में थे कि कब जाके वो साकार होगा। तो उससे पहले ही भारत सरकार की तरफ से जो है जम्मू को अलग जो है एक विकास, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। तोहफा दिया गया है। साल की शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफे के रूप में डिवीजन बनाया गया है। और आपको बता दें, इस वक्त हम आपको जम्मू रेलवे डिवीजन की हम बात करें, हम जम्मू तवी में है, जहाँ पर खुद यहाँ पे पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पे विकास दिखाइए ग्राउंड से तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, अगर आवाज आ रही है तो। यहाँ पे इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर रेल मंत्री खुद यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और पूरी सुरक्षा हम बता दें आपको जम्मू के रेलवे स्टेशन में इस वक्त की गई है। विकास, आवाज आ रही है? यहाँ पर सुरक्षा आरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है और हर एक जगह की सुरक्षा की समीक्षा जो है वो की जा रही है। जहां तक कश्मीर से जम्मू से कश्मीर को जो रेलवे ट्रैक को जो है इंप्रूवमेंट के लिए। आवाज आ रही है विकास? तो जिस तरीके से जम्मू को इंप्रूवमेंट करने के लिए, जम्मू से अगर हम बात करें कश्मीर का जो रेलवे ट्रैक है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए इस रेलवे डिवीजन जो जम्मू को बनाया गया है, इसमें जो है 43 जो है स्टेशन जो है वो आएंगे। और इसी के लिए चलते जो है रेलवे ट्रैक को जो है, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें, पहले जो फिरोजपुर के अतिरिक्त जो है ये स्टेशन आता था, अब जो है जाकर जो है ये जम्मू को अलग से डिवीजन दिया जाएगा।
जम्मू जो है अपना डिसीजन खुद लेगा। तो अतिरिक्त बात यही है कि जम्मू को जो है अपने डिसीजन जब वो लेगा तो रेलवे ट्रैक पे अच्छे से जो है वो काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें, कल जो है एक बड़ा दिन जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि जहां पर व्यापारियों की तरफ से भी कहा गया था कि जम्मू का जो, अगर हम व्यापार की बात करें, काफी ज्यादा जो है बिजनेस की बात करें कम हो गया है जम्मू में, उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है जम्मू डिवीजन बनाने से जो है प्रधानमंत्री ने विकास, मेरी आवाज आ रही है क्या? जो है वो दिया है। आवाज आ रही है विकास? जी जी विकास, ये बताइए कि कारोबार के लिहाज से कितना अहम है, क्योंकि कटरा के अंदर रेलवे स्टेशन शिफ्ट होने के बाद व्यापारियों और कारोबारियों की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि उनकी कमर टूट गई है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। ये कहीं ना कहीं भरपाई करता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि जम्मू में कटरा में ट्रेन जाने से जो है व्यापार में काफी ज्यादा फर्क आया। अब जैसे कि बड़ी जल्दी जो है रेलवे का काम जो है जो कंप्लीट हुआ है, तो उसका जो रेलवे जो उसकी ट्रैक का जो काम जो है निरीक्षण वो भी कंप्लीट हुआ है, तो उसी के चलते जो है आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी तो और ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो सरकार ने दिया है, इसके अतिरिक्त हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें, जम्मू डिवीजन में जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाके जो है वो भी आ रहे हैं, और वहां का जब लोग जम्मू में पहुंचेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो व्यापार में थोड़ा सा सुधार जरूर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, जम्मू को रेलवे डिवीजन मिलने वाली है जो 1 सौगात से कम नहीं है। वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये जम्मू की जनता के लिए और कारोबारियों के लिए एक सौगात है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर का मछली पालन विभाग संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। आलम यह है कि विभाग के पास यहाँ पेट्रोलिंग बोट की सुविधा तक नहीं होने के कारण कठुआ जिले की रंजीत सागर झील से ही यहाँ पर मछलियां चोरी होने लगी हैं। रंजीत सागर झील के जम्मू कश्मीर में यहाँ 58% हिस्से से पंजाब के मछुआरे रोजाना 5 से 6 क्विंटल मछली स्टीमरों में भरकर पंजाब ले जा रहे हैं। रंजीत सागर झील, और आप देखिए यहाँ पर 42% हिस्सा जो इसका है पंजाब का है, लेकिन वहां के मछुआरे जम्मू कश्मीर की हद में घुसकर अवैध रूप से मछलियां पकड़ रहे हैं। और मछली पालन विभाग के पास पेट्रोलिंग वोट ना होने की वजह से मछुआरे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, सवालिया निशान यहाँ पर विभाग पर भी उठ रहा है कि आखिर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जा रही है, और मछली पालन अगर जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है उसके बाद मछलियां निकाली जा रही हैं, तो हर तौर पर इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पंजाब की मछुआरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की यहाँ हद के अंदर घुसकर इस तरह से मछलियां पकड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि रंजीत सागर जो झील है वहां पर किस तरह से कार्रवाई पंजाब की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा 42% जो है वो आप देखिए किस तरह से पंजाब के हिस्से में भी आता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती तो जाहिर तौर पर इसे रोका जा सकता था। जम्मू के 58% हिस्से से पंजाब के मछुआरे रोजाना 5 से 6 क्विंटल मछली स्टीमरों में पंजाब ले रहे हैं। और रंजीत सागर झील की अगर बात करें तो 42% हिस्सा पंजाब का है, तो इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पाई है? क्या लगता है कि कार्रवाई आखिर क्या कारण है कि अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए आशा, मैं बताऊं कि ये कार्रवाई के लिए जो विभाग है मछली पालन विभाग, उसको कार्रवाई करनी है, लेकिन उनके पास संसाधनों की इतनी ज्यादा कमी है, ना तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में मुलाजिम है और ना ही उनके पास वो बोट्स हैं जो पूरे सागर डैम में पूरी तरह से वो गश्त कर लगाने का काम कर सके। क्योंकि बोट्स जो है वो एक बोट थी उनके पास, वो भी पिछले काफी समय से खराब पड़ी हुई है, उसे भी अभी ठीक नहीं करवाया गया है। और साथ में इसके साथ वहां पर पंजाब के जो इलाका है, जो 42% पंजाब का इलाका है रंजीत सागर झील का, वहां से जो पंजाब का इलाका है वहां पर टेंडर हो चुके हैं मछली पकड़ने के। तो वहां के ठेकेदार जो हैं अवैध तरीके से जो जम्मू कश्मीर यूटी के जो हिस्सा है जो झील का, वहां पे घुस जाते हैं और वहां पर आकर मछली पकड़ कर ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं अवैध तरीके से। तो उस पर रोक लगाना विभाग के लिए इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से और मांग की है कि 2 से 3 नई बड़ी बोटें हमें दी जाएं, ताकि प्रॉपर तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र में जो है वहां पर गश्त किए जा सके। और इसी के साथ वहां पर रोजाना 4 से 5 क्विंटल जो मछली है वो चोरी हो रही है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है
स्थानीय सूत्रों रंजीत, द्वारा जो किसी आला जानकारी दी अधिकारी जा से रही कोई है। बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई कि इस पर कि कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब तक रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलिंग बोट को लेकर सवाल उठ रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बारे में हमारी बात कठुआ के जो सहायक निदेशक हैं मछली पालन विभाग के पवन पाल शर्मा जी से हुई, तो उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि संसाधनों की कमी है, जिसके लिए विभाग को लिख दिया गया है। और जो जो अधिकार क्षेत्र है, उनके अधिकार क्षेत्र में पंजाब के जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं वो आ जाते हैं और वहां पर आकर मछली पकड़ते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। कई बार हमने उनको पकड़ा भी है, जुर्माने भी हुए हैं, लेकिन जब हमने ये सवाल किया कभी उनके ऊपर कभी कानूनी कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि मात्र जुर्माने किए गए हैं, लेकिन अभी नए दिशा निर्देश अब जो नए मामले सामने आने के बाद जारी कर दिए गए हैं। कोई अगर पकड़ में आता है, कोई चोरी करता मछली वहां से रंजीत सागर झील से अवैध रूप से, तो उसके खिलाफ वहां पर उसके खिलाफ पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवाई जाए, ताकि इनको जब कानूनी पचड़े में ये लोग फंसेंगे तो उस पर जरूर रोकथाम लगेगी। तो ये उनका कहना था। और साथ में संसाधनों की कमी के बारे में उन्होंने बताया कि बोट जो है वो काफी समय से खराब है। आशा, मैं यहाँ पर एक वो और बात वाजे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेंडर प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर मछली पालन विभाग की तरफ से, वो पिछले 8-9 महीने से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बिडर चाहिए जो तयशुदा नियम के तहत वो नहीं पर्याप्त रूप से मिल रहे थे। हर बार वो टेंडर लगता है लेकिन फ्रेश हो जाता है, क्योंकि पूरे जो टेंडर डालने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से नहीं आते। इसके पीछे भी पंजाब के जो मछली पालन मछली जो का व्यापार करने वाले जो व्यापारी है, उनका मंशा जो है वो साफ तौर पर साफ जाहिर होती है। उन्होंने यहाँ पर टेंडर डालने की प्रक्रिया को बाधित करने का हर तरह से हथकंडा अपनाया जा रहा है। ठीक है तो रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, टेंडर प्रक्रिया भी अभी तक नहीं हो पाई है, आला अधिकारियों से बातचीत हुई है लेकिन इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे पर आपको देखिए ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जिला डोडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पंचायत मुट्ठी बी के लोगों ने यहां उन्हें मात्र वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। मुट्ठी में सड़क तक की सुविधा नहीं है, जिससे करीब 7,000 की जनसंख्या को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। सड़क सुविधा न होने से इन पंचायतों की 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को डोडा आना पड़ता है और ऐसा ही कुछ हाल यहां पर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों का है। इस आधुनिक युग में भी यहां पर आप देखिए, सड़क जैसी सुविधा न मिलने से पूर्व और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खुल चुकी है। तो बड़ी अपडेट जिला डोडा से। दूरदराज का इलाका है लेकिन शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं इन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं और लोग आप देखिए किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि महज उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक युग में आज भी लोग दूचार हो रहे हैं सड़क सुविधा को लेकर और बच्चे यहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो रास्ता है वो नहीं है, उसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। तो जाहिर तौर पर विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर दूर दराज के इलाके के अंदर बच्चे अपने भविष्य को किस तरह से संवारेंगे, क्योंकि देश का भविष्य ये बच्चे हैं और अगर ये स्कूल तक नहीं पहुंचेंगे, रास्ता सही से नहीं होगा, तो फिर किस तरह से काम यहाँ पर हो सकता है, पढ़ाई कैसे हो सकती है। सड़क सुविधा के अभाव की वजह से ही 2 पंचायतें अभी भी जूझ रही हैं, जो कह रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल साफ तस्वीरें आपके सामने जिला डोडा की आप मुट्ठी ए और मुट्ठी बी की देख रहे हैं। देखिए, पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी भी वहां पर होती है, जंगल भरा इलाका भी है। तो इन सभी परिस्थितियों में से निकलकर ये बच्चे स्कूल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर रास्ते की बात करें तो वो अगर सही तरीके से नहीं मिलता है तो फिर विभाग पर सवालिया निशान उठते हैं। क्योंकि सरकार जहां एक तरफ आप देखिए गांव को शहरों के साथ जोड़ने की बात करती है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कनेक्टिविटी नहीं होती है, इस तरह से हाल होता है, तो काफी तरीके से सवाल उठता है कि आखिर रोड विभाग क्या काम कर रहा है, पीएमजीएसवाई क्या काम कर रही है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पर दूर दराज के इलाके के अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, फराहम होनी चाहिए, नहीं हो रही हैं। तो क्या कुछ कारण है? वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। विकास मनहास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से दूरदराज का इलाका तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, काफी दुर्गम परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या कारण है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया?
आशा, मैं आपको बता दूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर मुट्ठी गांव पड़ता है, जहां की पंचायतें लगभग 2 है, और इस पंचायतों में लगभग 6 से 7 हजार लोग रहते हैं। और ऐसे में एक लिंक रोड जो है बिल्कुल गोवा मरम्मत के लिए जाता है, और दूसरा यहाँ से निचले वाले बिहोत्ता के लिए जाता है। तो ऐसे में यहाँ से इन लोगों को पैदल चलकर अपने घरों के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर, या फिर एक और गांव आता है बिल्कुल इससे पास में जुड़ा हुआ है, 6 से 7 किलोमीटर। ऐसे में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यहाँ के जितने भी लीडर, जितने भी चुने गए नेता हैं, वो सब लोग जो है इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि कम से कम रोड का सर्वे किया जाए, और इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लगभग जब जाना होता है तो 1.5 से 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है, वापस आना है, थक जाते हैं। यानी 11th और 12th उनको या तो गोवा मरम्मत जाना पड़ता है, या तो फिर डोडा आना पड़ता है। विकास, जिस तरह से अभाव है सड़क का, क्या कारण रहे और क्या किसी विधायक से बातचीत हुई है? क्योंकि लोग अगर कह रहे हैं कि महज सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद यहाँ कोई नहीं पहुंचता है, सवाल उठते हैं। विधायक की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों की तरफ दिया गया है कि हाँ बहुत ही जल्द इन पर कार्रवाई होगी? देखिए, जितने भी यहाँ पर चुने हुए नेता हैं, या ये कांचुनसी डोडा वेस्ट पड़ती है जहाँ पर अभी के विधायक जो है शक्तिराज परिहार हैं, तो वोटिंग के टाइम पर तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, ये तमाम इस तरह का आश्वासन यहाँ के गांव के लोगों के लिए दे देते हैं कि आपको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है, यहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन सड़क नहीं मिल पाई है। जहाँ पर इन लोगों को किस तरह से अपना कोई भी सामान उठाना पड़ता है तो कई घंटे इनको रास्ते में टूट जाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि कम से कम एक लिंक रोड यहाँ गांव के बीच से होता हुआ पूरे गांव को कनेक्ट कर दे, जिसमें ये लोग जो है आसानी से सफर कर पाए, और कभी कोई बीमार हो जाता है तो फिर चारपाई पर ही उठाना पड़ता है। लेकिन विकास, उन दावों का क्या जो कहा जाता था बार बार कि गांव देहात को सड़कों के साथ यहां पर शहर तक पहुंचाने की कोशिश होगी, कनेक्टिविटी को लेकर बात होती थी? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के कई सारे प्रोग्राम भी हुए हैं। बैक टू विलेज लगभग 6 से 7 हुए हैं इन पंचायतों में। बड़े बड़े अफसर पहुंचे हैं, इस तरह का फीडबैक यहाँ से लिया है, लेकिन किसी ने भी इस पर किसी तरह का कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। कई जगहों पर इस तरह के रोड सर्वे हुए हैं, लेकिन ऐसा गांव है जहां पर अभी तक इन लोगों को दर बदर होना पड़ रहा है, और यहाँ के नेता हो या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर गहरी नींद से सोया हुआ है। कोई भी इन पर बात करने की नहीं कर रहा है। और कई बार यहाँ के लोगों ने मेमोरेंडम तक सबमिट किए हैं, डीसी ऑफिस के दरवाजे खटखटाए हैं कि कम से कम किसी तरह से भी इस गांव को कनेक्ट किया जाए, ताकि ये लोग जो है कभी बीमार हो जाएं या इनके बच्चों को स्कूल जाना पड़े, तब इस ठीक है समय विकास, पर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन रोड विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को भी, और जो स्थानीय विधायक हैं उन्हें भी, कि बच्चे अगर इस तरह से मजबूर हैं सड़क को क्रॉस कर जाने को, तो आपको देखिए इन लोगों को सड़क बनाकर देना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू के ग्रामीण हलकों में इन दिनों पड़ रहे कोहरे से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। कोहरे का सबसे ज्यादा खामियाजा सब्जी उत्पादकों को यहां भुगतना पड़ा है, और सब्जी उत्पादकों के मुताबिक कोहरे से सब्जियों की फसलें खराब होने लगी हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अन्य फसलें उगाने वाले किसान भी कोहरे से परेशान हो रहे हैं। बड़ी अपडेट जहां पर आप देखिए किसान अब किस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ठंड तो बढ़ गई है, और इस बीच में कोहरा भी आप देखिए किस तरह से किसान की फसलों को तबाह कर रहा है। सब्जियों की फसल के लिए ये घातक साबित हो रहा है। अन्य फसलें उगाने वाले किसान भी अब चिंता में डूब गए हैं कि आखिर किस तरह से अपनी फसल को यहाँ पर उगाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से कोहरा जो है वो पड़ रहा है, लेकिन फसल को तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से चिंता में अब किसान आ गए हैं। और ये जो अभी ठंड का पड़ रहा है पकड़ो, ये किसान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और हम सोचते हैं कि जैसे भी गेहूं या कणक वगैरह लगाई है, उसके ऊपर जल रस्ट बहुत आ रही है इस मौसम खराब होने की वजह से। तो हम सोचते हैं सर, आप जो भी काम करते हैं वो हमारी आवाज जो सरकार तक पहुंचाई जाए, और इसका कुछ किसानों को जो बेनिफिट दिया जाए। और आज तक जो कोहरा लगातार पड़ रहा है, और इसकी वजह से बहुत सब्जी, जैसे हमारा बंद है, फूलगोभी है, कड़म है, या कनक है, सरसों है, इसके ऊपर हर चीज के ऊपर जो इसका असर पड़ रहा है। तो हम सोचते हैं कि अगर दूसरा जो सब्सिडी वगैरह मिलती है या कुछ खाद वगैरह है, इसमें थोड़ी
डिस्काउंट किया जाए सरकार की तरफ से, हम धन्यवाद करते हैं। इसका असर सारे फसलों पर पड़ रहा है। जहाँ तक गंदम का सवाल है, गंदम में भी जो गंदम में ऐसा है कि वो रुक जाती है, उसकी जो फसल जो जहाँ तक है वहाँ रहती है, वो बढ़ना बंद हो जाती है और उसमें पीलिया भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। जहाँ तक सब्जियों का ताल्लुक है, सब्जी तो बिल्कुल खराब हो रही है। ये इसमें बहुत से जो पौधे हैं आपने देखा है जी कैसे मर रहे हैं ये कोहरे की वजह से। ये बिल्कुल इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है और ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं। अगर ऐसे ही कोहरा और बढ़ाते तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये 10% भी नहीं रहेंगे तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि ये आप हमारी आवाज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाए, ताकि वो गवर्नमेंट जो है किसानों के बारे में कुछ कंपनसेट करे या कुछ हमारी भलाई के लिए कुछ करे, या खाद बीज वगैरह जो आगे जो फसल आने वाली है उसके लिए कुछ सब्सिडी दे, या कुछ मदद जो है ज़मींदारों की होनी चाहिए। ज़मींदारों को तो हमेशा नुकसान ही रहता है, तो ये कोहरे ने तो और ज़्यादा नुकसान बढ़ा दिया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।